जय हिंद दोस्तों। सुपर क्लस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट सीरीज देख रहे हैं। इसमें वैसे ही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, जैसे अभी अच्छा वैकेंसी एसएससी जीडी का भी आने वाला है, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस जैसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी निकला हुआ है जिसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कशन भी करते हैं और डिस्कशन में हम लोग सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का बात कहा जा रहा है, कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में थी। कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय यानी कि 7वीं से 6ठी बीसी, 7 बीसी से 6 बीसी के मध्य लगभग कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 16। कुल 16 महाजनपद कहिए या महान शक्तियाँ कहिए, 16 महाजनपद था हमारा। और ये 16 महाजनपद कौन सा है, तो कौन कौन है, तो मैं ऑलरेडी इसका नाम लिख दिया हूँ आप लोगों के सहूलियत के लिए। चलिए एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ 16 महाजनपद कौन कौन से थे। देखिए, पहला था काशी, दूसरा कौशल, तीसरा अंक, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेना, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। ठीक है, तो ये कुल 16 महाजनपद था। ये कुल 16 महाजनपद था जो गौतम बुद्ध के जन्म के समय यानी 7वीं बीसी से लेकर 6ठी बीसी के मध्य में अस्तित्व में था। ठीक है, कुल 16 महाजनपद, नाम हमने ऑलरेडी नोट कर दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो ईसा पूर्व 7वीं और 6ठी शताब्दी में भारत में मौजूद था। क्वेश्चन कहने का मतलब कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको चुनना है कि कौन महाजनपद नहीं था, राजशाही राज्य नहीं था। यानी राजशाही का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जहाँ पे राजा का बोलबाला हो, राजा का सब कुछ चलता हो, उसको राजशाही कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। वैशाली जो था, वैशाली गणतंत्र था, गणतंत्र। वैशाली क्या था, गणतंत्र राज्य था। ठीक है, राजशाही राज्य नहीं था, गणतंत्र राज्य था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, तो वैशाली इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वैशाली। वैशाली राजशाही राज्य नहीं था बल्कि गणतंत्र राज्य था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 नंबर क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध जो है, इसका दूसरा नाम भी आप लोग याद रखिए, इसको विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। तो आपसे कभी कभी विशिष्ट प्रतिरोध पूछ देगा, कभी कभी प्रतिरोधकता पूछ देगा। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन बी हमारा सही है, ओम मीटर। ओम मीटर जो है ये विशिष्ट प्रतिरोध कहिए, विशिष्ट प्रतिरोध कहिए या प्रतिरोधकता कहिए। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। अब देखिए ओम जो है ये प्रतिरोध, अगर केवल प्रतिरोध पूछा जाता है तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जाएगा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोधकता भी कहते हैं, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो जाएगा, और प्रतिरोध का पूछा जाएगा तो ओम हो जाएगा। ठीक, चलिए
एम्पियर पता है विद्युत करंट का। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है शुष्क सेल यानी सूखा सेल होता है। तो शुष्क सेल मुख्य रूप से प्राथमिक सेल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है रेलवे और एसएससी में, ठीक है। शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल जो है वो प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको डाल दिया कि शुष्क सेल होता है। क्या होता है? शुष्क सेल मुख्य रूप से प्राथमिक सेल होता है, ठीक है। प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है शुष्क सेल। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लोहे के ऊपर जिंक की परत, ठीक है। जिंक को हम लोग हिंदी में जस्ता भी कहते हैं, तो कहीं कहीं जस्ता की परत दे देता है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। लोहे के ऊपर जस्ता या जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया यानी चढ़ाने को क्या कहा जाता है? यानी कि जिंक को जस्ता भी कहा जाता है। तो लोहे के ऊपर जस्ते की जब परत चढ़ाई जाती है तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यानी लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन। देखिए भारत भवन एक सांस्कृतिक केंद्र है हमारा। पूछा जा रहा है कि कहाँ स्थित है, यानी कि भारत भवन जो है सांस्कृतिक केंद्र है, ये पूछा जा रहा है कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? भोपाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल, ठीक है। भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में। चलिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मुद्रास्फीति, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मुद्रास्फीति ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये बार बार दोहराया जाता है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं यानी बाजार की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहा जा रहा है आपसे कि मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि समझिए कि बाजार की वस्तुओं पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महंगी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा और वस्तु ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रा का वैल्यू कम हो जाता है, मुद्रा का वैल्यू नीचे गिरता है। यानी मुद्रास्फीति में यानी मुद्रा का मतलब कि रुपया पैसा, इसका वैल्यू नीचे गिरता है, ठीक है। इसका वैल्यू कम होते जाता है और जो वस्तु है इसकी कीमत लगातार बढ़ते जाती है, ठीक है। इसकी वैल्यू बढ़ते जाती है। तो जब वस्तु का वैल्यू बढ़ते जाए और मुद्रा की वैल्यू घटते जाए तो इसी स्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वस्तुएं में वृद्धि देखने को मिलता है, यानी वस्तु के कीमतों में वृद्धि देखने को मिलता है, जबकि मुद्रा की वैल्यू में गिरावट देखने को मिलता है, ठीक है। मुद्रा में गिरावट मिलता है और वस्तु के दाम में वृद्धि मिलती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा, कितना लंबा क्वेश्चन हो गया। नौ नंबर क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा अधिनियम था। 9 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी भारत की सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में स्थानांतरित किया। बोला जा रहा है कि वह कौन सा अधिनियम आया जिससे
भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन का मतलब कि महारानी विक्टोरिया, ठीक है, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 आया, तब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे जो सत्ता था वो छीन लिया गया, और ये सत्ता किसके हाथ में चला गया? सत्ता चला गया ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में सत्ता चला गया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। थोड़ा सा इसमें चार्टर एक्ट आया है तो इस अच्छे नीचे वाला क्वेश्चन में बता देंगे, 10 नंबर में बताते हैं। देखिए, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया है? ब्रिटिश अधिकृत भारत यानी किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि जितना भी कंपनी ने भारत के जितने भी राज्य पर कंपनी ने कब्जा किया है वो कंपनी नहीं, वो ब्रिटेन का है, ठीक है। वो जितने भारत में जितने राज्य पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की है वो भारत का नहीं बल्कि वो ब्रिटेन का हिस्सा है, ठीक है, ब्रिटेन का अधिकार क्षेत्र है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा गया, इसी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि जो भी ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र है भारत में वो ब्रिटेन का है, ठीक। चलिए अब इसमें देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थोड़ा सा जान लीजिए कि यह पहली बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार नियंत्रण कब लगाने का प्रयास किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार नियंत्रण शुरू किया गया था कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। चलिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि जितना भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अर्जित यानी कि कब्जा किया गया भारतीय क्षेत्र है वो भारत का नहीं बल्कि वो ब्रिटेन का है, ठीक है। तो भारत के क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया, ठीक। 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया, 1833 के चार्टर एक्ट में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, और आंशिक रूप से समाप्त पूछा जाए तो 1813 में, ठीक है। 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आंशिक व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया था, जबकि 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम से पता चला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के रूप में आप लोग याद रखिएगा। अभी फ़िलहाल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भारत के 2 ऐसे स्थल को शामिल किया गया था, ठीक है। भारत के 2 स्थल को शामिल किया गया है वर्तमान में, ठीक है। यह सितंबर 2023 की घटना है। सितंबर 2023 में शांति निकेतन जो कि बंगाल में है, तथा होयसल के पवित्र मंदिर जो कि कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में
किन किन स्थलों को शामिल किया गया है? तो पहला हो गया शांति निकेतन बंगाल, और दूसरा हो गया होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कि कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों को सितंबर 2023 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह। अब देखिए, इससे पहले ये दोनों साइट से पहले भारत का टोटल 40 साइट जो था, 40 साइट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन अब ये दोनों को शामिल कर लिया गया है तो टोटल बढ़ के हो गया 42। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के कुल कितने साइट हैं, भारत के कुल कितने स्थल हैं, तो 42 टोटल हो जाएगा 42। तो ये करेंट का था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग वैसे ही क्वेश्चन लाते हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, पूछे जाने की संभावना पूरी बनी रहती है। ठीक है, तो इसलिए हम वैसे ही क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं जो आपको अगले एग्ज़ाम में बेनिफिट्स दे सके। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।